इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, किस तरह से हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उस स्पेक्ट्रा को देखकर, उस स्पेक्ट्रा को समझकर उस कंपाउंड के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उस कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग कैसी है, उस कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री कैसी है, उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा का। और इस वीडियो लेक्चर के हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है क्वांटम नंबर, यानी कि हम क्वांटम नंबर पर बात करेंगे। हालांकि ये जो क्वांटम नंबर टॉपिक है ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। इसके बाद में हम समझेंगे कपलिंग वेक्टर क्या होते हैं, क्यों हम कपलिंग करवाते हैं, किन किन चीज़ों की हम कपलिंग करवाते हैं और कितने टाइप के हम कपलिंग वेक्टर पढ़ेंगे। जनरली यहाँ पर 2 टाइप्स के कपलिंग वेक्टर की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम, जिसमें फर्स्ट कपलिंग वेक्टर या कपलिंग का टाइप रहेगा वो हमारा रहेगा रसेल एंड सॉन्डलर कपलिंग, या इसी का एक और नाम होता है एलएस कपलिंग। सेकेंड टाइप की जो कपलिंग रहेगी वो जे कपलिंग की बात करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर का जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा टर्म सिंबल, यानी कि टर्म सिंबल क्या होते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या सिग्निफिकेंट हैं, क्या समझाते हैं टर्म सिंबल हमें, इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। इसके बाद में जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो लेक्चर का वो हमारा रहेगा हुंड रूल। ये जो हुंड रूल है, ये हुंड रूल जो हमने छोटी क्लासेस 11th में जो आपने हुंड रूल पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, या बीएससी में जो आपने पढ़ा था, उस हुंड रूल से थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी कि इस हुंड रूल में हम कुछ और बात करेंगे, ये हुंड रूल हमें किसी और चीज़ के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा उसकी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ में इस जर्नी का, इस नई सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में या इस हमारी जर्नी में हम आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी के लिए कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। और इन ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपकी जो एमएससी की एग्ज़ाम रहेगी उसके लिए। सारे टॉपिक को हम, सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही में हम उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो स्लाइड रहेगी, जितनी भी स्लाइड, मैं आपको इनका पीडीएफ की लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल की बात करते हैं, यानी कि हम जब भी ट्रांजिशन मेटल, या इन्हीं को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हैं, तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, उनके स्पेक्ट्रा को हम जब भी देखते हैं तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो इतना सिंपल स्पेक्ट्रा नहीं मिलता। यानी कि हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो स्पेक्ट्रा हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मिलता है। यानी कि उस स्पेक्ट्रा में हमें नंबर ऑफ पीक मिलते हैं। अब ये नंबर ऑफ पीक हमें क्यों मिलते हैं, यानी कि पहला जो क्वेश्चन हमें आता है वो क्वेश्चन क्या आता है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल की तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला कहानी या सबसे पहला क्वेश्चन या कहानी जो आती है वो आती है हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स की। हमने छोटी क्लासेस में जब भी हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करी है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो भी आपके ट्रांजिशन मेटल होते हैं उन मेटल्स में लिगेंड जब भी अप्रोच करते हैं उनके ऊपर, तो जो डी सबशेल होती है, वो डी सबशेल के जो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाते हैं, जिसमें से एक लोअर एनर्जी लेवल पर आपका रहता है ना, और एक आपका हायर एनर्जी लेवल पर चले जाता है। अब ये डिपेंड करता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में कि जो आपके 2 एनर्जी लेवल बने हैं या ऑर्बिटल्स के 2 सेट बने हैं, उसमें से जो एक 3 ऑर्बिटल का सेट रहेगा, एक 2 ऑर्बिटल का सेट रहेगा, उसमें से कौन हायर एनर्जी लेवल पर रहेगा और कौन लोअर एनर्जी लेवल पर रहेगा। अगर ऑक्टाहेड्रल का केस रहेगा तो उसमें लोअर एनर्जी लेवल पर जो रहेंगे वो 3 सेट रहेंगे, और इन तीनों का नाम हमने पढ़ा है कि इनको हम क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। इन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, T2G बोलते हैं। किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में।
ठीक है। और जो लोअर एनर्जी लेवल पर 3 ऑर्बिटल का सेट रहा उसे T2G बोला, और जो हायर एनर्जी लेवल पर स्प्लिटिंग के थ्रू ऑर्बिटल का सेट बना था उसका नाम हमने क्या कहा था, EG नाम दिया था। सिमिलरली आपका जो टेट्राहेड्रल का केस आता है उसमें जो आपके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, वो 5 डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है उस स्प्लिटिंग में आपके जो हायर एनर्जी लेवल पर जाते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पर आपके 3 सेट जाते हैं। इसमें थोड़ा सा केस क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में, और लोअर एनर्जी लेवल पर जो सेट बचता है वो 2 ऑर्बिटल्स का बचता है। अब कहानी ये आती है कि जब ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में या ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के केस में जब एनर्जी लेवल 2 ही हमने अभी तक पढ़े हैं कि 2 ही एनर्जी लेवल आए हैं, तो हमें यानी कि जब भी हम इसे कंपाउंड पर रेडिएशंस डालेंगे, इन कंपाउंड को हम एनर्जी के साथ में इंटरेक्ट करवाएंगे, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन अगर प्रमोट भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन करके हायर एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे। सिमिलरली टेट्राहेड्रल में भी यही होगा कि जब भी हम इस पर एनर्जी डालेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स पर, तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में उठकर चले जाने चाहिए थे। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, टोटल एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, टोटल एब्जॉर्प्शन एक ही हो रहा है, एक ही एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल है तो लोअर से हायर एक ही एनर्जी गैप है, तो एक ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब एक ही एब्जॉर्प्शन हो रहा था तो हमें पीक भी कितना मिलना चाहिए था, एक ही पीक मिलना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। हमें तो जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा हम जब भी निकालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पीक मिलते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि क्यों ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो इतना कॉम्प्लिकेट क्यों होता है। तो दोस्तों ये जो हमने एनर्जी लेवल अभी तक पढ़े हैं कि लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल एक ही एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है इनमें जो मेटल होते हैं आपके, यानी कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब जब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा वो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में प्रमोट करेगा। सपोज यहाँ पर हम बात करें कि 1 2 3 4 इस तरह से नंबर ऑफ एनर्जी लेवल है, तो आपका इलेक्ट्रॉन मान लो सबसे लोअर एनर्जी लेवल में यहाँ पर था, तो वो उठ के पहले सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा, सेकंड हाईएस्ट में जाएगा, फिर वो थर्ड हाईएस्ट में, फोर्थ हाईएस्ट में, और सबसे लास्ट में वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में जाएगा तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन होंगे। जब अलग अलग एब्जॉर्प्शन होंगे तो आपको अलग अलग पीक मिलने की टेंडेंसी रहेगी, पीक मिलने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो एक्चुअल में होता यही है कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो भी आपका डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के मेटल्स में नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं। अब ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स क्यों आए, अलग अलग एनर्जी लेवल के आने का रीज़न क्या था, उसकी हम बात करते हैं। तो ये जो अलग अलग एनर्जी लेवल बने हैं ये बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से बनते हैं ये, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन क्या होता है और किस टाइप का होता है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन जनरली यहाँ पर हम 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की बात करते हैं। कौन कौन से 3 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन की बात करेंगे उसको पहले समझो। तो फर्स्ट टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होता है वो होता है आपका स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। कौन सा इंटरेक्शन, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। और जो सेकंड टाइप का इंटरेक्शन होगा वो होता है आपका ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। सेकेंड टाइप का आपका जो इंटरेक्शन रहेगा वो है आपका ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन। एंड थर्ड टाइप का जो इंटरेक्शन है वो है आपका स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो टोटल कितने टाइप के इंटरेक्शन हो गए आपके पास में, टोटल 3 टाइप के इंटरेक्शन हो गए, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन और स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ये होते हैं आपके 3 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन। इन 3 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन होने की वजह से कहाँ पर हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, ये हो रहे हैं आपका जो सेंट्रल मेटल है, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ पर आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में
ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में उस सेंट्रल मेटल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हो रहा है आपका ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। और इन्हीं इंटरेक्शंस के आने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बन जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बन जाते हैं या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ एनर्जी के लेवल्स बन जाते हैं, अलग अलग एनर्जी के लेवल बन जाते हैं। जब एनर्जी के लेवल अलग अलग हो जाएंगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ में पीक भी एक से ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि जो ग्राफ मिलेगा आपको या जो आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा वो स्पेक्ट्रा कैसा होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। इतनी कहानी समझ में आई। चलिए इसके बाद में आगे की हम बात करते हैं। अब ये जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल इंटरेक्शन है या स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, ये हम आगे समझेंगे। हम जब कपलिंग समझेंगे, कपलिंग वाला टॉपिक हम कवर करेंगे अभी सेकंड टॉपिक हमारा, तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अभी जस्ट आप इतना समझिए कि ये कितने टाइप के आपके इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। तो 3 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। 4 डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं। क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं? क्वांटम नंबर हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। कहाँ पर बताते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस? कोई भी एक एटम है मान लो, उस एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, कौन सी शेल में प्रेजेंट हो सकता है, कौन सी सब शेल में प्रेजेंट हो सकता है, कौन सी सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है या किसी ऑर्बिटल में किस स्पिन के साथ में प्रेजेंट है। इन तमाम बातों का जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है, इन तमाम बातों की जो जानकारी हमें देते हैं वो कौन देते हैं? ये चारों क्वांटम नंबर हमें देते हैं। तो पहला जो हम क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, जो सबसे फर्स्ट नंबर का क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बारे में बताता है? वो एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, यानी कि शेल के बारे में बताता है। फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है या फोर्थ शेल है। सेकंड जो क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बारे में बताता है? एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है या फिर ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है कि जो आपके ऑर्बिटल है एस पी डी एफ, आपने जो पढ़े हैं, सब शेल जो आपने पढ़ी है ऑर्बिटल या जो आपकी सब शेल है वो किस शेप की है? स्फेरिकल है या डम्बल है या फिर डबल डम्बल है या फिर अनफिक्स्ड शेप के है, इनके बारे में कौन बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, जो आप स्टडी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हो, उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है? वो ऑर्बिटल पैरेलल है या वो ऑर्बिटल अपोजिट डायरेक्शन में है या वो ऑर्बिटल उसके साथ में है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको? स्मॉल s आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, कि जिस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन के साथ घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, या वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि उसकी स्पिन पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव स्पिन है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या एड्रेस के बारे में बताते हैं किसी भी एक एटम के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं डी इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि हम ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो कि सब शेल में प्रेजेंट है, जो डी सब शेल में प्रेजेंट है। अब डी सब शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? तो टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी के लिए आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है? डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है। इसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है? तो +2 से लगाकर तो -2 तक होती है, ये हमें पता है। +2 +1 0 एंड -1।
एंड -2। ये वैल्यू होती है हमारी किसके लिए, आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। यानी कि जो ऑर्बिटल है उनके लिए जो परमिटेड ओरिएंटेशन है वो कितने ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशन यहाँ पर है। कौन कौन से नंबर हैं, यानी कि ml की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो +2, +1, 0, -1 एंड -2 रहेगी। अगर इन ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन क्वांटम नंबर की हम बात करें तो 2 ही स्पिन के साथ वो प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव स्पिन के साथ में, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे होंगे तो उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +12 होगी। जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे होंगे तब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, -12 होगी। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर और एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की। अब ये वेक्टर क्या होते हैं या एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक रोटेशन पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है या फिर अपने एक्सिस पर घूमता है तो वो अपने आसपास एक एंगुलर मोमेंटम को जनरेट करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या एंगुलर मोमेंटम रहेगा उसकी हम बात करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। तो यहाँ पर उस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का जो चाहे वो ऑर्बिटल का हो चाहे वो स्पिन का हो, जब वो सर्कुलर मोशन करेगा, ऑर्बिटल के साथ में मोशन करेगा तो वो जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा उसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। जब वो अपनी ही एक्सिस पर घूम रहा है तब उसे हम बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इसके जो मैग्नीट्यूड होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल l इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, h/2 अंडरवुड l इंटू l+1। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्या हो जाएगा, स्मॉल s इज इक्वल्स टू h/2 अंडरवुड s इंटू s+1। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें कि जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ एल एंड एस वेक्टर का ओरिएंटेशन किस तरह से है, किसके रिस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो उसके स्टडी के लिए तो वो हमेशा क्या रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी, यानी कि फिक्स रहेगी। हमेशा क्या रहेगी, क्वांटाइज्ड यानी कि फिक्स रहेगी। जो एनर्जी गैप रहेगा, जो उसकी डायरेक्शन में उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखो किस तरह से फिक्स रहेगा उसको हम समझेंगे यहाँ पर। चलिए एक बार और बात, ये नीचे वाले पॉइंट की और बात कर लेते, फिर इस पॉइंट पर और आगे चर्चा करते हैं। हम क्या बोल रहा है कि परमिएटेड जो प्रोजेक्शन रहेगा या परमिटेड ओरिएंटेशन जो रहेगा किसका, अलोंग द फील्ड डायरेक्शन। जो भी आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो उस फील्ड के डायरेक्शन में उस ऑर्बिटल्स का क्या क्या परमिशंस रहेगी, कितने परमिटेड रहेंगे, तो 5 रहेंगे। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि वो या तो +2, +1, 0, -1 एंड -2, यानी 5 ऑर्बिटल हैं आपके डी के, तो उनके 5 की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर ये दी हुई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, अच्छा इसकी एक बार और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो ओरिएंटेशन की बात कर रहा है क्वांटाइज्ड की, ये किस तरह से हमें बोल रहा है या हमें क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है ये हमें यहाँ पर, समझो इसको कि जब भी आप बात करोगे कि मान लो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें और मान लो हम किस ऑर्बिटल के लिए बात करें, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, +2 है। +2 है तो जब भी आप वैल्यू पुट करोगे +2 यहाँ पर, +2 h/2 हमेशा क्या है, ये वैल्यू हमेशा फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए फिक्स रहेगी। +2 h/2 +2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो h/π यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। सेकंड ऑर्बिटल के लिए क्या रहेगी, h/2 थर्ड ऑर्बिटल के लिए क्या रहेगी, जीरो वैल्यू वाले के लिए क्या रहेगी, ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो के अपॉन में जो भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। -1 के लिए क्या हो जाएगी, तो -h/2 एंड -2 के लिए क्या हो जाएगी, -h/π वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमेशा जो वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी,
क्वांटाइज्ड रहेगी। स्पिन के लिए अगर हम बात करें तो पॉजिटिव स्पिन के लिए हाफ वैल्यू पुट कर दीजिए, नेगेटिव स्पिन के लिए माइनस हाफ वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में आगे की अगर हम बात करें, आगे हमें क्या बोल रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या है, ये जो हम अलग अलग एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, जो अलग अलग एनर्जी लेवल आपके बन रहे हैं, इन्हीं अलग अलग एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्टेट बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सबसे लोअर एनर्जी लेवल में है तो वो ग्राउंड स्टेट हुई, सेकेंड एंड ग्राउंड स्टेट से जस्ट अपर में है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड में है तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड में तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ में तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो अलग अलग एनर्जी लेवल है, इन्हीं अलग अलग एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट क्या है, एनर्जी के अलग अलग लेवल है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, या इन जनरल और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये क्या होते हैं, ये एनर्जी के गैप होते हैं। पहले की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर रहेगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर हम डी एन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या ऐसे और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें जो डी सब शेल में हैं, तो उनके लिए जो हर एक इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन उनमें फील है, 6 बन गए, यहाँ पर 5 आएंगे। तो जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है वो हर एक इलेक्ट्रॉन का, सपोज हमारे पास में ये डी सब शेल है, ये डी ऑर्बिटल्स हैं, इन डी ऑर्बिटल्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन मान लो है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल रहेंगे। ये जो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस एक ही इलेक्ट्रॉन के एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल हो सकते हैं। इसका एक पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पाँचवा लेवल। इसी तरह ये जो सेकेंड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, इसके भी अलग अलग एनर्जी लेवल आपके हो सकते हैं। इसी तरह थर्ड के भी, फोर्थ के भी, फिफ्थ के भी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जितने भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी का लेवल हो सकता है। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो सकती है। अब ये अलग अलग स्टेट क्यों आई, क्योंकि हर एक स्टेट अलग अलग इंटरेक्शन की वजह से आई है। हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन ने इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ में इंटरेक्शन करके एक एनर्जी लेवल बनाया, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन ने इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ में इंटरेक्शन करके एक एनर्जी लेवल बनाया, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन ने जिस ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट है उसके साथ में या उस ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम के साथ में इंटरेक्शन करके एक एनर्जी लेवल अलग बनाया। सिमिलरली सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी और फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम केसेस होंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमें यही बोल रहा है, इच वे ऑफ इंटरेक्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन इन एनी वन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस गिव अ डिफरेंट नेट एनर्जी लेवल। डिफरेंट नेट एनर्जी लेवल की क्या बात कर रहा है, इसको हम समझो कि अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, उन अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के जो अलग अलग एनर्जी लेवल है, वो अलग अलग एनर्जी लेवल आपस में इंटरेक्शन करेंगे। जब अलग अलग एनर्जी लेवल आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो वो हमें एक नेट एनर्जी का लेवल देंगे, और वो जो नेट एनर्जी का लेवल रहेगा, वो नेट एनर्जी जो आपकी रहेगी, वो नेट एनर्जी किसके लिए रहेगी, वो नेट एनर्जी एंटायर एटम के लिए रहेगी, पूरे एक एटम के लिए वो हमारे पास में रहेगी। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज दिस एनर्जी दैट कैरेक्टराइज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ एटम। और ये जो अलग अलग एनर्जी के लेवल आपको मिले हैं, ये अलग अलग एनर्जी के लेवल आपस में कंबाइन होकर, आपस में जुड़कर एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट देंगे। वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट किसके लिए रहेगी, पूरे एटम के लिए रहेगी, या पूरे जो वो आयन है तो आयन, या फिर मॉलिक्यूल है तो पूरे मॉलिक्यूल के लिए रहेगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अब कपलिंग की। अब कपलिंग क्यों हम पढ़ रहे हैं, कि ये जो अलग अलग इंटरेक्शन हो रहे हैं, इन्हीं अलग अलग इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इन्हीं अलग अलग इंटरेक्शन को ही हम कपलिंग बोलेंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्पिन आपस में जुड़ रही है तो उसे हम स्पिन स्पिन कपलिंग कहेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन और ऑर्बिटल के साथ में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ में वो कपलिंग कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बोलेंगे। अगर दो ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल कपलिंग बोलेंगे। ठीक है, तो कपलिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर घूम रहे हैं, जिनकी वजह से उनके अलग अलग क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या हो जाए,
जुड़ जाएं और एक रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे दे, दोनों का एक कंबाइन स्पिन एंगुलर मोमेंटम दे दे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन स्पिन कपलिंग। अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या हो जाए, कपल हो जाए, जुड़ जाए, और इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हम बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कपलिंग की, और पहली कपलिंग हमारी है यहाँ पर रसेल एंड सैंडलर, या इसी का एक और नाम हम क्या पढ़ते हैं, एलएस कपलिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट हमें क्या बोलता है, किस ये कपलिंग किसके लिए सूटेबल है, तो दिस कपलिंग इज सूटेबल फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि ये पहली ट्रांजिशन सीरीज के लिए कैपेबल है। स्कैंडियम से लगाकर ये जिंक तक, जो आपका आता है जिंक 30 तक, वहाँ तक के लिए, और किन के लिए, लेंथेनॉइड के लिए। और ये किसके लिए नहीं सूटेबल है, तो ये हेवी मेटल या हेवी एटम्स के लिए सूटेबल नहीं है, यानी कि ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और लेंथेनाइड के लिए सूटेबल है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो कपलिंग है, कौन सी, एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग अब क्या होती है उसकी हम बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सूटेबल है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और लेंथेनॉइड के लिए। तो पहला पॉइंट सिर्फ यही बोलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि आपका जो इस कपलिंग में किस किस चीज़ की कपलिंग होती है उसकी हम बात करते हैं। तो इन दिस कपलिंग स्पिन वेक्टर कपलिंग, यानी कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, हर एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके अंदर, जो कि कपलिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपके यहाँ पर पॉइंट आया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी ऑर्बिटल में कोई ऑर्बिटल कैसा हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। कोई ऑर्बिटल कब कंप्लीटली फिल्ड होगा, जब उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ हो, तो उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं कि ये ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो उस कंडीशन में उसके लिए जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ आते हैं। मान लो कि एक प्लस हाफ है तो एक क्या है, माइनस हाफ। जब माइनस हाफ प्लस हाफ को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, जीरो आपको मिलेगा, है ना। तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के लिए हमेशा स्पिन का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखना। तो हमेशा हम स्पिन स्पिन जब भी कपलिंग करवाएंगे, वो हम कैसे ऑर्बिटल के लिए करवाते हैं, तो हम वो हमेशा ऐसे ऑर्बिटल्स के लिए करवाते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। जब हम कोई ऑर्बिटल पूरा फील्ड हो तो उसके लिए कपलिंग स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं करवाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन दिस स्कीम द स्पिन वेक्टर कपल जनरेट रिजल्टेंट स्पिन वेक्टर, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन के जो स्मॉल एस हैं, मान लो स्मॉल s1, स्मॉल s2, स्मॉल s3, ये आपस में कपल होकर आपको एक रिजल्टेंट स्पिन वेक्टर देंगे, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम देंगे, जिसे आप कैपिटल S से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, चलिए और इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर कैसे समझेंगे कि मान लो हमारे पास में ये d ऑर्बिटल थे, d सबशेल थी, इस d सबशेल में 5 ऑर्बिटल थे, और पांचों ऑर्बिटल में से मान लो 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, और तीनों इलेक्ट्रॉन कैसी स्पिन के साथ में थे, पॉजिटिव स्पिन के साथ में थे, यानी इसके लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ था, सेकेंड वाले के लिए भी प्लस हाफ था, थर्ड वाले के लिए भी प्लस हाफ था। तो उस कंडीशन में इसके जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसे मैं S1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2 प्लस स्मॉल s3। ठीक है, जब हम इन तीनों के प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ को काउंट करेंगे, प्लस हाफ को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और सम करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा 3/2। तो इस कंडीशन में इस ऑर्बिटल के लिए या इस सबशेल के लिए जो हमारा रिजल्टेंट स्पिन वेक्टर की वैल्यू रहेगी, कैपिटल S की वैल्यू रहेगी, वो कितनी रहेगी, 3/2 रहेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्बिटल मोमेंटम की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। तो जिस तरह से आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम
अलग अलग इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम जुड़कर रिजल्टेंट देता है, उसी तरह अलग अलग ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सम होकर आपको रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देगा। चलिए फिर से वही एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर कि हमारे डी सबशेल थी, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे, मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर किस स्पिन के साथ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, वहाँ पर आपको ब्लैक से लिखा हुआ दिखेगा नहीं। चलिए फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए +2 रहेगी, सेकेंड ऑर्बिटल के लिए +1 रहेगी, थर्ड ऑर्बिटल के लिए 0 रहेगी। तो यहाँ पर से मेरे लिए L1 की वैल्यू प्लस L2 की वैल्यू प्लस L3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। और तीनों वैल्यू सम होने के बाद में, तीनों वैल्यू को जब मैं सम करूँगा तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसके लिए रहेगी, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू रहेगी। देखो क्या है, L1 की वैल्यू क्या है +2, L1 की वैल्यू क्या है +2 प्लस कितना है 1 प्लस 0, तो कैपिटल L की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिली 3। ठीक है, समझ में आया। तो आपके लिए कैपिटल L की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके लिए 3, यानी कि रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई 3 आपकी यहाँ से आ गई। जब आपको कैपिटल S की वैल्यू मिल जाए, कैपिटल L की वैल्यू मिल जाए, तो इस कैपिटल S को और कैपिटल L को जब हम सम कर देंगे तो हमें J की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये J क्या होता है यहाँ पर, तो J आपका रहेगा रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्या है J यहाँ पर, क्या है J यहाँ पर है आपका रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि पूरे एटम के लिए जो आपका जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आया है वो है आपका J। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमें क्या बोलता है, ये थर्ड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, दिस स्कीम इज यूज व्हेन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस रिलेटिवली स्मॉल, यानी कि यहाँ पर आपका जो s है, स्मॉल s है और स्मॉल l है, वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं होंगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करेंगे। अगर इंटरेक्शन भी करेंगे तो कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा। यानी कि ये जो इंटरेक्शन होगा, इस इंटरेक्शन में पहले सारे स्पिन स्पिन इंटरेक्शन करेंगे और रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम देंगे, फिर उसके बाद में सारे एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल एल इंटरेक्शन करेंगे और कैपिटल एल देंगे, यानी कि रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देंगे। उसके बाद में आपका एल और एस मिलकर आपको क्या देंगे, जे देंगे, टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम देंगे उस एटम के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जिस तरह से हम s की वैल्यू के लिए s, जब भी हमें s मिलता था तो s के लिए हम क्या लिखते थे, s यानी कि +½ -½ वैसे ही यहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जब एक एटम का क्वांटम नंबर लिखते थे तो वहाँ पर हम L की वैल्यू, स्मॉल l की वैल्यू के बिहाफ पर ऑर्बिटल सबशेल को डिफाइन करते थे। जब हमारे पास में स्मॉल l की वैल्यू 0 आती थी तो वो किस सबशेल के लिए होती थी, S सबशेल के लिए होती थी। स्मॉल l की वैल्यू 1 किसके लिए होती थी, P के लिए होती थी। स्मॉल l की वैल्यू 2 किसके लिए होती थी, स्मॉल d के लिए होती थी। उसी तरह हम यहाँ पर अब जो हमें कैपिटल L मिला है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम मिला है, उसमें हमारे लिए जो कैपिटल L की वैल्यू हमें मिली है, कैपिटल L की वैल्यू अगर हमारे लिए 0 आती है तो उसके लिए हम किसको, 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 के लिए हम कैपिटल S लिखेंगे, यानी कि जो हमारा सबशेल रहेगी वो कैपिटल S रहेगी यहाँ पर। इसके बाद में अगर हमें L की वैल्यू 1 मिलती है तो कैपिटल P लिखेंगे। जैसा हम
क्वांटम नंबर में स्मॉल के साथ में डील करते थे, यहाँ हम कैपिटल के साथ में डील कर रहे हैं। कैपिटल इसलिए क्योंकि हम रिजल्टेंट लिख रहे हैं। अगर हमें एल की वैल्यू 2 मिलती है तो हम डी लिखेंगे, एल की वैल्यू 3 मिलती है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल एफ लिखेंगे। इस तरह से हमारा चलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू 4 मिलती है एल की तो आप क्या लिखोगे, जी लिखोगे। एल की वैल्यू 5 मिलती है तो आप एच लिखोगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर चलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, रिलेटिवली स्मॉल एल स्टेट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। जो स्मॉल एल हम लिख रहे थे वो सिर्फ किसके लिए लिख रहे थे, हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे थे। जबकि कैपिटल एल किसको डिफाइन कर रहा है, पूरे एटम की स्टेट को डिफाइन कर रहा है। स्मॉल एल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के स्टेट को डिफाइन करता था, जबकि कैपिटल एल जो भी डिफाइन करेगा वो किसको डिफाइन करेगा, पूरे एटम की स्टेट को डिफाइन करेगा। यानी कि जो हमें स्मॉल एल की वैल्यू मिल रही थी वो हमारे लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए मिल रही थी, जबकि कैपिटल एल की ये जो वैल्यू मिली, कैपिटल एल की जो ये वैल्यू मिली, ये पूरे एक एटम को डिफाइन करती है, ठीक है। इसके बाद में एल वैल्यू एंड एस वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन इन एनी फील्ड एस पी डी एफ ऑर्बिटल इज 0। क्या बोल रहा है ये कि एल वैल्यू और एस वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि कैसे ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, फील्ड पूरी तरह से भरे हुए ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट है, चाहे वो एस हो, पी हो, डी हो या एफ हो, उसके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि कोई ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से फील है, तो उस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू और उस ऑर्बिटल के लिए एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, सिमिलरली ऑल एस वेक्टर ऑल्सो कंबाइन टू गिव रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या दे रहा है हमें, हर एक एस कंबाइन होकर स्मॉल एस 1 स्मॉल एस 2 कंबाइन होकर हमें जो देगा वो क्या देगा, हमें देगा रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल एस देगा। स्मॉल एस मिलकर कैपिटल एस देगा। ये जो कैपिटल एस की आपको वैल्यू मिलेगी, ये या तो इंटीजर मिल सकती है, यानी कि 1 मिल सकती है, 2 मिल सकती है, 3 मिल सकती है, या हाफ इंटीजर मिल सकती है। कैसे हाफ इंटीजर, 1/2 मिल सकती है, 3/2 मिल सकती है, 5/2 मिल सकती है। यानी कैपिटल एस की वैल्यू आपकी फुल इंटीजर भी हो सकती है या हाफ इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। कंफ्यूज नहीं होना, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है मुझे पता है, बट चीज़ों को हम एक एक समझते हुए चलेंगे तो चीज़ें हमारे लिए उतनी आसान बनती जाएगी। ये फर्स्ट अगर लेक्चर हमें समझ में आ गया, अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो पूरा चैप्टर समझने में हमें फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज़ और, ये जो s का जो हमें नंबर मिलेगा कि s की वैल्यू हमें किस पर कितनी मिलेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो आपकी डिपेंड करेगी टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कि किसी सबशेल में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उनके ऊपर आपके कैपिटल S की वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से कि जो LS वेक्टर है, इस LS वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो भैया हमने कहा LS कपलिंग या फिर रसेल एंड सैंडलर कपलिंग में क्या होता है, पहले सारे स्मॉल एस कंबाइन होंगे, यानी कि स्मॉल S1 स्मॉल S2 ये सारे अगर कंबाइन हो गए तो हमें क्या मिल जाएगा, ये सारे कंबाइन करके हमें कैपिटल एस दे देंगे। इस तरह से जितने भी आपके स्पिन नंबर हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, वो सारी कंबाइन होकर हमें क्या दे देगी, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर कैपिटल एस दे देगी। सिमिलरली सारे स्मॉल एल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स के नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, वो सारे कंबाइन हो जाएंगे। L1 L2 L3 कंबाइन होकर हमें क्या दे देंगे, हमें यहाँ से दे देंगे ये कैपिटल L, और लास्ट में ये कैपिटल S, सॉरी
स्मॉल बना दिया मैंने, कैपिटल एस और कैपिटल एल कंबाइन होकर हमें क्या दे देगा, कैपिटल जे दे देगा। ठीक है, अब ये जो जे की वैल्यू है, अब जे की वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगी, जे की वैल्यू हम कब लिखेंगे, जे की वैल्यू हम कितनी जे की वैल्यू हमें मिलेगी। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर जे की वैल्यू आपको 3 मिली 4 मिली वो तो बात की बात है, जे की वैल्यू आपको एक वैल्यू मिलेगी कि दो वैल्यू मिलेगी कि तीन वैल्यू मिलेगी, यानी कि जे की वैल्यू आपको वरी करेगी यहाँ पर, है ना। हमेशा आपको कभी भी जे की एक वैल्यू मिल सकती है, एक वैल्यू भी मिलेगी आपको, बट आपको देखने को मिलेगा कि जे की दो या दो से ज़्यादा वैल्यू भी आपको मिल रही है। तो उस कंडीशन पर हम जे की कौन सी वैल्यू को कंसिडर करेंगे या जे की कौन सी वैल्यू को मानकर चलेंगे, उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी ऑफ एल प्लस 2s+1। अच्छा, 2s+1 को हम क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसी भी एल स्टेट की होती है, कि कोई भी एल स्टेट है यानी कि किसी भी एक एटम का जो टोटल एंगुलर टोटल जो आपका ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है, उसके लिए कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, कितने किस स्पिन के साथ आप उसे रख सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1। ठीक है, ओके। इसके बाद में जो टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे होगी, वही मैंने अब जब भी आपको बताया कि जे की टोटल कितनी वैल्यू हो सकती है, एक वैल्यू हो सकती है कि दो वैल्यू मिल सकती है कि तीन वैल्यू कि चार वैल्यू, वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपकी एस और एल वैल्यू पर। वो किस पर डिपेंड करेगी, एस वैल्यू और एल वैल्यू पर। समझो देखो किस तरह से, देखो पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे कैसे आप निकाल सकते हो। अगर आपका एल की वैल्यू बड़ी हुई एस से, सपोज आपको एल मिला 3, एल कैपिटल एल की वैल्यू आपको मिल गई 3 और एस की वैल्यू आपको मिली 2, तो यहाँ पर एल की वैल्यू आपकी बड़ी है। उस कंडीशन पर जो एल की पॉसिबल वैल्यू आएगी, उसके लिए जो आप फॉर्मूला लिखोगे वो लिखोगे 2s+1, वही स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। अब यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, तो 2 × 2+1, तो टोटल जे की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 5j की वैल्यू आपको मिलेगी। इनकेस अगर आपका l की वैल्यू छोटी हुई s से, यानी कि आपको मान लो l मिल गया 1, l की वैल्यू कैपिटल L इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 1 और कैपिटल S इज इक्वल टू आपको मिल गया 2, तो उस कंडीशन में आपका l क्या है, स्मॉल है s से, तो उस कंडीशन में जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला आपका रहेगा 2l+1। एल कितना है आपका, यहाँ पर एल है आपका 1, देख लो 2 × 1+1, तो एल की कितनी वैल्यू यहाँ से मिलेगी आपको, 3 वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, कि वो 3 वैल्यू कौन सी हो सकती है, वो 5 वैल्यू कौन सी हो सकती है, उसकी हम बात अभी यहाँ पर करेंगे। उससे पहले एक और जो पॉइंट आया उस पर चर्चा कर लेते हैं कि व्हेन एल इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपको एल मिला है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो मिला है, अगर वो 0 हो जाता है, अगर उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, जब जो जे की वैल्यू आपको मिलेगी, अब मैं पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, जो जे की वैल्यू मिलेगी वो जे आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एस के। उस कंडीशन में आपको जो कैपिटल एस मिला है वही कैपिटल एस आपका क्या हो जाएगा, जे। सपोज करते हैं हम कि एल आपका 0 हो गया, उस कंडीशन पर आपका जो कैपिटल एस था, कैपिटल एस मान लो उस टाइम पे था, कुछ भी मान लो आप, 2 मान लो, 2 हो था, तो उस कंडीशन पर फिर जो जे आएगा आपका, वो जे भी आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब 2 वैल्यू नहीं है, अब जे की जो कंप्लीट वैल्यू आपको मिली है वही आपको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, हमने यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू देखी, बट अभी हमने ये नहीं देखा था कि जे की हमें एग्जैक्ट वैल्यू, वो 3 वैल्यू या जो 2 वैल्यू मिल रही है वो क्या क्या मिल सकती है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम जे कपलिंग पढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो जे की वैल्यू मिलेगी वो हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। देखो, तो जे की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी
L प्लस एस से लगाकर L माइनस एस तक वो वैल्यू आपको मिलेगी। जे की अगर आपको 2 वैल्यू मिल रही है, 3 वैल्यू मिल रही है, तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो उसको देखो, समझो उसको। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो देखो पहली वैल्यू आपको मिल जाएगी L प्लस एल, ये पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी L प्लस एस माइनस वन। तीसरी वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो आपको मिल जाएगी L प्लस एस माइनस टू। इस तरह से आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने अभी कंडीशन अप्लाई की थी कि हमने अलग अलग देखा था कि L की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर कुछ मिलती है, L इज इक्वल टू आपको 2 मिलता है और S इज इक्वल टू आपको 1 मिलता है, तो यहाँ पर आपका L क्या है, L इज ग्रेटर देन S। उस कंडीशन पर आपको पॉसिबल वैल्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, 2S प्लस 1, यानी J की जो पॉसिबल वैल्यू आपको मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3, यानी 3 आपको पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। 3 पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो पहली वैल्यू तो आप किससे निकाल लो, L प्लस एस से। तो L प्लस एस से जो पहली वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी आपको, 2 प्लस 1 यानी कि 3, पहली वैल्यू 3 मिल गई। दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपकी, 3 माइनस 1 यानी कि 2 मिल गई। तीसरी जो वैल्यू आपको जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, 3 माइनस 2 यानी कि 1। चौथी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, वो आपकी क्या आ जाएगी, L प्लस एल माइनस 3 यानी कि 0 आ जाएगी। बट आपको कितनी चाहिए, फर्स्ट 3 चाहिए आपको, तो फर्स्ट 3 में से ये फर्स्ट 3 आपकी हो गई। ठीक है, ओके। अब इसमें से फर्स्ट 3 में से कंसीडर कौन सी करोगे, 3 को आप j इज इक्वल टू 3 लिखोगे या j इज इक्वल टू आप 2 लिखोगे या j इज इक्वल टू आप 1 लिखोगे, वो आपका डिपेंड करता है। वो किस पर डिपेंड करता है वो हम अभी आगे समझेंगे। ठीक है, कि आप हाईएस्ट वैल्यू लोगे कि लोवेस्ट वैल्यू लोगे वो आपको डिपेंड करेगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे कपलिंग, जो सेकंड हमारा कपलिंग का टाइप आया है यहाँ पर, ये है हमारा जे कपलिंग। वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपको, बट हम डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो जे कपलिंग है ये किन के लिए सूटेबल रहेगी, तो ये हेवी एटम्स के लिए सूटेबल रहेगी। एलएस कपलिंग किन के लिए सूटेबल थी, एलएस कपलिंग ऐसे एटम्स के लिए सूटेबल थी जो कैसे थे, हेवी नहीं थे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और लेंथेनॉइड्स थे। बट ये जो जे कपलिंग है ये किसके लिए सूटेबल है, ये आपकी सूटेबल है हेवी एटम्स के लिए, या ऐसे एटॉमिक नंबर्स के लिए जो कैसे हो, हाई नंबर के एटॉमिक नंबर हो, जिनके अंदर जो फोर्स ऑफ कपलिंग हो, जो एलएस हो, वो क्या हो, ज़्यादा हो। यानी कि यहाँ पर अब हमारा जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन है, वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की स्पिन और हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो, उस ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और इनके कंबाइन होने से हमें स्मॉल जे मिलेगा। और फिर स्मॉल जे, हर एक इंडिविजुअल का स्मॉल जे1, स्मॉल जे2, ये आपस में कंबाइन होकर हमें क्या देगा, रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम, या इसको हम बोलेंगे टोटल स्पिन क्वांटम, टोटल रिजल्टेंट टोटल क्वांटम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये यही बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है पहले ही से रफ करते हैं तो क्लियर हो जाएगा पढ़ने में। इन द हेवी एटम्स या आयंस एटॉमिक नंबर इज हाईली एनफ टू फोर्स ऑफ कपलिंग एलएस, जिसके बीच में एलएस कपलिंग की वैल्यू कैसी हो, लार्ज एलएस कपलिंग हो रही हो। हमने जब एलएस पढ़ी थी, एलएस कपलिंग पढ़ी थी, वहाँ पर एलएस के बीच का जो इंटरेक्शन था, स्पिन और एंगुलर ऑर्बिटल का जो इंटरेक्शन था वो कैसा था, स्मॉल था। बट यहाँ पर कैसा है, लार्ज है, ऑफ अ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन टू गिव अ स्मॉल जे, हमें क्या देगा, स्मॉल जे देगा। यानी कि स्मॉल एस, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का स्मॉल एस और उसी इलेक्ट्रॉन का स्मॉल एल आपस में कंबाइन करके हमें क्या देगा, स्मॉल जे देगा। ठीक है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का स्मॉल जे मिलेगा, उस इंडिविजुअल स्मॉल इलेक्ट्रॉन का, फिर हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मिलकर हमें टोटल कंप्लीट पूरे इलेक्ट्रॉन, पूरे एटम का या पूरे आयंस या पूरे मॉलिक्यूल का कैपिटल जे मिल जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द जे वेक्टर, स्मॉल जे वेक्टर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के स्मॉल जे कंबाइन करके हमें क्या दे देंगे, कैपिटल जे दे देंगे। ठीक है, दिस स्कीम इज यूज व्हेन स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन कैसा होगा,
लार्ज होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो जे कपलिंग में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। चलो एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लो आप, किस तरह से इसे हम लिखेंगे। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, स्मॉल s1 प्लस स्मॉल l1 कंबाइन होंगे, फिर प्लस स्मॉल s2 प्लस स्मॉल l2 कंबाइन करेंगे। ठीक है, साथ ही में प्लस स्मॉल s3 प्लस स्मॉल l3 कंबाइन करेंगे। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यहाँ से मिलेगा, सॉरी यहाँ पर कैपिटल नहीं स्मॉल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा स्मॉल j1। क्या मिलेगा यहाँ से हमें? स्मॉल j1 प्लस यहाँ से हमें मिलेगा स्मॉल j2 प्लस स्मॉल j3। ये सारे स्मॉल j मिलकर हमें क्या दे देंगे? कैपिटल J दे देंगे, रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम दे देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? जे कपलिंग बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टर्म सिंबल की, कि ये टर्म सिंबल क्या होते हैं और टर्म सिंबल हम किस लिए लिखते हैं। तो टर्म सिंबल किसी भी एटम के या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है या उसका जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमें आया है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, उसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे एक कंप्लीट एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को जिन सिंबल के थ्रू, जिन टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टर्म सिंबल बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन हो गया, अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन होने के बाद में आपको क्या मिल गया? आपको रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिल गया। अब रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम मिलने के बाद में ये जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम है, इसे हमें किसी टर्म के थ्रू तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जिस जिस सिंबल के थ्रू, जिस टर्म में हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं टर्म सिंबल को, उन्हीं टर्म को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं टर्म को हम बोलेंगे यहाँ पर, उन्हीं टर्म को हम बोलते हैं यहाँ पर टर्म सिंबल। ठीक है, देखो पहला पॉइंट यही बोल रहा है, टर्म सिंबल आर यूज्ड टू इंडिकेट बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम को, किसी भी एक एटम की स्टेट के लिए, किसी भी एक एटम के लिए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस वरी फॉर द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। हाँ, जब भी हम किसी भी सब शेल के अंदर और इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को फील करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम तो जनरली जो भी इलेक्ट्रॉन हम फील करते हुए आए, अभी तक हमने जो इलेक्ट्रॉन को फील करना सीखा है, वो हम क्या करते हैं कि सारे ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। हम कभी भी पहले से पेयरिंग स्टार्ट नहीं कर देते हैं, है ना। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, ये तो हमारा सीक्वेंस हो गया इलेक्ट्रॉन को अरेंजमेंट करने का, बट हम इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग स्पिन के साथ में या अलग अलग अरेंजमेंट के साथ में जाएंगे, तो अलग अलग एनर्जी के लेवल होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट अलग अलग होगी, यानी कि उनकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो हर एक एटम के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी की स्टेट हो सकते हैं, अलग अलग एनर्जी के लेवल हो सकते हैं। वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट पर डिपेंड कर रहा है। एज अ रिजल्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस, मेनी मोर नॉन डिजनरेट स्टेट एग्जिस्ट इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और इस अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर हमें क्या मिल जाती है? नंबर ऑफ नॉन डीजनरेट स्टेट मिल जाती है। नॉन डीजनरेट स्टेट का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट या ऐसे एनर्जी लेवल जो कैसे हो? डीजनरेट ना हो, यानी कि जिनकी एनर्जी सेम ना हो, जिनकी एनर्जी में क्या हो? डिफरेंस हो। ये किसकी वजह से मिल रहा है हमें? अलग अलग इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से मिल रहा है। अब अलग अलग एनर्जी लेवल हमें अगर मिल रहे हैं, अलग अलग नॉन डीजनरेट एनर्जी लेवल, एनर्जी स्टेट हमें मिल रही है, तो उन्हें हम अलग अलग सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट हमें बोलता है, इन एन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन लॉस देयर सिग्निफिकेंट।
एक जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसमें जो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन होता है वो अपना जो सिग्निफिकेंट था वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। क्यों लॉस कर देता है? जब वो कंबाइन होकर रिजल्टेंट अपना रिजल्टेंट एनर्जी लेवल दे देता है, चाहे वो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो, चाहे वो रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, तब उसका जो ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम था, जो सिंगल एंगुलर मोमेंटम जो जनरेट हो रहा था, चाहे वो स्पिन हो चाहे वो ऑर्बिटल के थ्रू हो रहा हो, तो वो उसको क्या कर देता है, लॉस कर देता है। फिर जब हम उसे टर्म सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पूरे एक एटम के लिए होता है, या पूरे एक आयन के लिए, या पूरे एक मॉलिक्यूल के लिए होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी बाय द कपलिंग। और ये सब किसकी वजह से होता है? कपलिंग की वजह से होता है, एक दूसरे के इंटरेक्शन की वजह से होता है। गिव अ रिजल्टेंट प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी वो कपलिंग के थ्रू क्या हो जाती है, रिजल्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। और वो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी फिर किसके लिए होती है? एंटायर एटम के लिए होती है, ना कि उस एक अकेले इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। ठीक है, अच्छा, टर्म सिंबल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एटम या आयन के लिए? ठीक है, तो हम इस तरह से लिखते हैं टर्म सिंबल को। देखिए किस तरह से लिखेंगे टर्म सिंबल को, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए, या टर्म सिंबल को हम किस तरह से लिख सकते हैं उसकी अगर हम बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला याद करो, आपने क्या लिखा था? 2s+1, 2s+1। इसके बॉटम में हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एल। कैपिटल एल आपका यहाँ पर क्या है? कैपिटल एल आपका है रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसके बॉटम में हम लिखेंगे कैपिटल जी। और ये होता है हमारा टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला। क्या लिखा हमने? 2s+1 जो कि रिप्रेजेंट करता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, कैपिटल एल जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम को, एंड कैपिटल जे जो आपका कैपिटल एल आपका रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। जे किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, एंड 2s+1 यहाँ पर क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, कैपिटल एस की अगर हम बात करें, कैपिटल एस आपका क्या था? रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, या फिर रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? टर्म सिंबल को रिप्रेजेंट करने का, या किसी भी एटम के लिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर उसके रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि इस वीडियो लेक्चर का होने वाला है। आपको भी बड़ी देर से इंतज़ार हो रहा है कि कब ये लेक्चर ख़त्म हो और कब हमें शांति मिले। ठीक है, हालांकि इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। आप धीरे धीरे इस लेक्चर्स को समझिएगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो काफ़ी कुछ इजी हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा समझने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब ये हुंड रूल हम क्यों पढ़ते हैं? तो हुंड रूल हम पढ़ते हैं डिटरमाइन करने के लिए क्या? ग्राउंड स्टेट। कि अब आपके अलग अलग तो एनर्जी लेवल है, एक एटम में अलग अलग एनर्जी लेवल आपने निकाले, तो इसमें से सबसे लोअर एनर्जी लेवल कौन सा रहेगा, यानी कि जो एटम है वो किस टर्म सिंबल के लिए या किस अरेंजमेंट के लिए या किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो किस कॉन्फ़िगरेशन में फील करेगा, या किस अरेंजमेंट में, किस इलेक्ट्रॉन के किस अरेंजमेंट में एटम अपने आप को क्या फील करेगा? स्टेबल फील करेगा। यानी कि हम ग्राउंड स्टेट को टर्म को कैसे निकालेंगे? तो चलिए समझिए। ग्राउंड स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मतलब ग्राउंड स्टेट उसके लिए रहेगी, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए रहेगी, इलेक्ट्रॉन के उस अरेंजमेंट में के लिए रहेगा जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपको क्या मिले? हाईएस्ट मिले। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब हाईएस्ट मिलेगी? जब आपको ये स्मॉल s1, s2, s3 क्या मिलेंगे? सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि उस अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होंगे?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो आपको कैपिटल एस की वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे ज़्यादा मिलेगी। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा कैपिटल एस की वैल्यू, जितनी बड़ी कैपिटल एस की वैल्यू उतनी ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाई मिलेगी, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2s+1। ठीक है, ओके। तो आपको अरेंजमेंट किस तरह से करना है, आपको अरेंजमेंट हमेशा उस तरह से करें कि आपको ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर में क्या मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करना है, आफ्टर हैविंग द हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट लेने के बाद में ग्राउंड स्टेट विल बी कैरेक्टराइज बाय हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्बिटल मल्टीप्लिसिटी, यानी कि एल की वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए, सेकंड नंबर पर आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, एल को प्रायोरिटी देनी है। मतलब सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिटल के अंदर फील करने हैं जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। पहले ऑर्बिटल के लिए, डी के लिए, पहले ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, +2, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें रखना, फिर उसके बाद में +1 में, फिर उसके बाद में 0 वाले में, फिर बाद में बचते हैं तो माइनस वाले में, फिर -2 वाले में। अगर आपने ये दो सीक्वेंस कर लिए तो आपको एल की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, हाईएस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को, यानी कि इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या मिले, मैक्सिमम मिले। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उन ऑर्बिटल में फील करना है जिनके लिए स्मॉल एल की वैल्यू, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या मिले, ज़्यादा मिले। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़्यादा वैल्यू मिलेगी तो ये जो L1 प्लस L2 प्लस L3 है, ये इनका नंबर ज़्यादा मिलेगा, यानी कि L की बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड सबशेल, क्या बोल रहा है ये समझो। हाफ फील्ड यानी कि ऐसी सबशेल जो पूरी तरह से, जिसके सारे ऑर्बिटल में क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन फील हो, या फिर ऐसी सबशेल जिसके ऑर्बिटल में हाफ से कम फील्ड हो, उसके लिए ग्राउंड स्टेट विल हैव अ लोवेस्ट वैल्यू। किसकी लोवेस्ट वैल्यू, किसकी लोवेस्ट वैल्यू लिखोगे, विल मोर देन हाफ फील्ड हैव द हाईएस्ट वैल्यू। किसकी हाईएस्ट और किसकी लोवेस्ट वैल्यू, जब आपका ऑर्बिटल या तो कैसा हो, हाफ फील्ड हो या हाफ फील्ड से कम हो। यानी कि यहाँ पर देखो आपके डी सबशेल के जो आपके ऑर्बिटल है, या तो इसमें पांच ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक फील हो, या पांचों में से 4 में हो या 3 में हो, यानी लेस देन हाफ फील्ड हो। उस कंडीशन में जो आप कैपिटल जे की वैल्यू लोगे, कैपिटल जे की आपको 2 या 3 4 वैल्यू मिलेगी, उसमें से आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड के लिए लोवेस्ट वैल्यू। कौन सी वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। जबकि अगर आपका ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड हो, मोर देन हाफ फील्ड का मतलब क्या, मोर देन हाफ फील्ड का मतलब कि पेयरिंग हो चुकी हो, कि इलेक्ट्रॉन 5 से ज़्यादा हो, 6 हो, 7 हो, ये कैसा हो गया, मोर देन हाफ फील्ड। उस कंडीशन में जो आप जे की वैल्यू लोगे, वो जे की वैल्यू कौन सी लोगे, हाईएस्ट लोगे। मान लो आपको जे की 3 वैल्यू मिल रही है, यहाँ देख लो जे की वैल्यू मान लो आपको 3 मिली, एक वैल्यू आपको 3 मिली, एक वैल्यू आपको 2 मिली, एक वैल्यू आपको 1 मिली। तो हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड के लिए आप लोवेस्ट लोगे, यानी 1 सिलेक्ट करोगे। उस कंडीशन में जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब आपके ऑर्बिटल क्या होंगे, मोर देन हाफ फील्ड होंगे, तब आप हाईएस्ट वैल्यू लोगी। उस कंडीशन में जे की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 3 लिखोगे। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका क्या था, हुंड का रूल था। इसके बाद में देखो हम ग्राउंड स्टेट कार्बन के लिए लिखते हैं। अब कार्बन के लिए आपका जो ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कार्बन का, 1s2 2s2 2p2।
ठीक है, ये तो फुलफिल्ड है, इसके लिए कुछ नहीं आएगा। अब पूरी कहानी किसके लिए चलेगी? पूरी कहानी इस P के लिए चलेगी। इस P के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, अब यहाँ से L1 आपका क्या हो गया? L1 प्लस L2 आपका क्या हो गया वो देख लो। L1 आपका क्या हो गया? +1। P के लिए इसकी फर्स्ट ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होती है? +1। मिड वाले के लिए 0 एंड लास्ट वाले के लिए -1। अब लास्ट वाले में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो उसके कंसिडर करना नहीं है। तो L1 की वैल्यू +1, L2 की वैल्यू 0, यानी कैपिटल L की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 1 आ गई। कैपिटल L की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। कैपिटल S क्या आ जाएगा? S1 की वैल्यू क्या? +12 प्लस S2 की वैल्यू क्या? +12, यानी कैपिटल S की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास में? 1 आ गई। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपके पास में क्या आ गई? 2s + 1 आपके पास में टोटल कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब कि आपको J की कितनी वैल्यू मिलेगी? 3 वैल्यू आपको J की मिलेगी। ठीक है चलो फॉर्मूला लिख लो यहाँ से। 2s + 1 LJ। ठीक है, 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है? तो 3 है। L की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो L की वैल्यू 1 किसके लिए लिखते हैं? L = 0 किसके लिए लिखते हैं? S के लिए। L = 1 जब आपको मिले तो किसके लिए लिखते हैं? P के लिए। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 3P, है ना? क्या लिखोगे? 3P। J की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 3 वैल्यू मिलेगी। कौन कौन सी 3 वैल्यू मिलेगी वो देख लो आप। 3 वैल्यू आपको कौन कौन सी मिलेगी? L + 1, L + S, L + L क्या? 2 मिली, पहली वैल्यू 2 मिली। L + S -1 सेकेंड वैल्यू, मतलब 2 - 1 यानी कि 1 सेकेंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या मिलेगी? L + S -2 यानी 2 - 2 0। अब ऑर्बिटल आपका कैसा है? मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड? लेस देन हाफ फील्ड है। लेस देन हाफ फील्ड के लिए J की कौन सी वैल्यू लोगे आप? लोवेस्ट वैल्यू। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 0। तो J की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 0। तो ग्राउंड स्टेट कार्बन के लिए क्या हो गया आपका? ग्राउंड स्टेट हो गया आपका 3p0। ठीक है, देखो यही तो है आपका द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर कार्बन इज 3p0। ठीक है, यहाँ से समझ में आया? देखो यही तो है, यही तो प्रोसीजर फॉलो करिए। द वैल्यू ऑफ L क्वांटम नंबर ऑर्बिटल इज ML वैल्यू। ऑल ML वैल्यू हमें कितनी मिल गई? L कैपिटल L की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 1 मिल गई, है ना? ये +1 एंड 0 को जब कंबाइन किया तो L की वैल्यू +1 मिल गई। S की वैल्यू कितनी मिल गई? +1 मिल गई। जब L और S को जोड़ा तो J की वैल्यू आपको कितनी मिली है? यहाँ से J की 2 वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, J = कितना मिल गया? 2 मिल गया। या J की टोटल वैल्यूज कितनी मिलेगी? J की टोटल वैल्यूज 3 मिलेगी हमको। कहाँ से पता चला? 2s + 1 से स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है तो 3 डिफरेंट वैल्यू मिली। 3 डिफरेंट में से हम किसको सिलेक्ट करेंगे? लोवेस्ट वन को। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑर्बिटल है वो कैसा है? लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक है, L = 1 मिला आपको। वो किसको इंडिकेट किया उसने? P स्टेट को इंडिकेट। L = 1 किसको रिप्रेजेंट करता है आपका? L = 1 आपको आया, मतलब आपकी P स्टेट आई। अगर L = 2 आता तो आपका D आ जाता। L = 3 आपको मिलता तो क्या हो जाता? आपका F मिल जाता। और L = आपको 0 मिलता तो S स्टेट को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले से, हमारा जो फॉर्मूला है 2s + 1 L J, इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम का क्या निकाल सकते हो? ग्राउंड स्टेट टर्म को निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी वही निकालिए। J की हमको 3 वैल्यू मिली, 0, 1 एंड 2। इसमें से हमने कौन सी सिलेक्ट करी? लोवेस्ट वन, क्योंकि हमारा ऑर्बिटल कैसा था? P जो थे आपके, P में कितने इलेक्ट्रॉन थे? कार्बन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि वो लेस देन हाफ फील्ड था। वो लेस देन हाफ फील्ड या हाफ फील्ड के लिए हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं? J की लोवेस्ट वन वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ से हमने आज के वीडियो लेक्चर में सीखा कि किस तरह से हम किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो दी हुई है, अलग अलग एनर्जी लेवल है, उन अलग अलग एनर्जी लेवल में से
किस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट समझ सकते हैं। तो आज का इस वीडियो लेक्चर से हमने इन सारे तमाम टॉपिकों पर बात करी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, या सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है ना। और इन सारे टॉपिक पर जो आज के वीडियो लेक्चर के टॉपिक थे, ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की ट्रांजिशन मेटल का हम स्टडी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, ये जितने भी टॉपिक हमने आज पढ़े, इनसे रिगार्डिंग कोई क्वेरी नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अगर इस वीडियो लेक्चर से आपको इन टॉपिक्स के लिए क्लियरिटी मिली हो, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में, अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो लेक्चर से केमिस्ट्री को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड इन पॉइंट्स, इन टॉपिक्स को समझने में आसानी हो सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।